बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम मोहम्मद फैसल नईम और आज से हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 1। चैप्टर है जी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया, अरेंज किया गया, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, किन लोगों ने क्या क्या इसके अंदर काम किया, कौन कौन सी अचीवमेंट की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे वजूद में आया। चलते हैं जी ज़रा बोर्ड की तरफ। आज जो टॉपिक हमें स्टडी करना है उनमें है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मुख्तलिफ केमिस्ट जो हैं उनके काम, और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ, उसके डिफेक्ट क्या हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासीफाई करने की कोशिश की अल्लाजी ने उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे। उससे एलिमेंट्स को एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन दी, मगर इसके बाद जो वाज़े तौर पे हमें काम सामने आता है वो डोब्रेनर का आता है, जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया तीन के ग्रुप्स में एटॉमिक मास की बुनियाद पे। उससे तीन के ग्रुप्स बनाए। ये ग्रुप्स जो हैं एक आपके सामने एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ग्रुप बनाया गया एटॉमिक मास की बुनियाद पे। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। उसने इस तरह से इस ग्रुप को अरेंज किया कि सेंट्रल जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास पहले वाले और आखिरी वाले के एटॉमिक मास के एवरेज है। अगर आप पहले वाले का एटॉमिक मास 7 और तीसरे वाले का 39 इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो दरमियान वाले का एटॉमिक मास आता है। उसने इस तरह से तीन के ग्रुप्स बनाए। इन ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती थी, मगर वो बहुत ज़्यादा इस तरह के ग्रुप्स नहीं बना सका। इसके बाद बारी आ जाती है जी, अगला काम किया मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश की और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से इस तरह से उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को कि हर पहले वाला एलिमेंट और 8वें वाला एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस रखता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे म्यूज़िक नोट्स होते हैं। 7 सुर, सा रे गा मा पा दा नी और फिर सा, पहला और 8वां सुर मैच करता है। इसी तरीके से उसने एलिमेंट्स को जब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया तो उसने कंक्लूड किया कि पहले वाला और 8वें वाला एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से मैच करते हैं। यहाँ न्यूलैंड का एक टेबल आपके सामने बच्चों मैंने बनाया है। इसकी पहली 2 रोज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं और ये एटॉमिक मास के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। आप देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन को पहले वाला एलिमेंट तस्वुर कर लें, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, फर्स्ट और 8 प्रॉपर्टीज़ में आपस में मैच करते हैं। न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर भी डिफेक्ट्स थे। मसलन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस ही मौजूद नहीं थी, आइसोटोप्स की कोई पोजीशन के बारे में नहीं बताया गया था, कोई लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ट्रांजिशन मेटल ब्लॉक्स, किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं था। ये क्लासिफिकेशन जो है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थी और हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इससे वो हासिल नहीं कर पाए जिसकी हमें ज़रूरत थी। इसके बाद डिमिट्री मेंडलीफ एक रशियन केमिस्ट है, उसका काम सामने आता है, जिसने पहली बार एलिमेंट्स के दरमियान उनकी एक लिंक ढूंढने की कोशिश की कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में आपस में क्या लिंक है। और वो लिंक उसने डिस्कवर किया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मास पे बेस करती हैं। उसने एक लॉ दिया जिसको मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ये लॉ कहता है जी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। जिस तरह से एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बदलता है वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। उसने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लिखा और एक पीरियोडिक टेबल बनाया। ये पीरियोडिक टेबल बुक में तो मौजूद नहीं है, मगर आपकी दिलचस्पी के लिए और तवज्जो के लिए और समझ के लिए थोड़ी सी मैंने ये पीरियोडिक टेबल जो है ये यहाँ पर बनाया है। ये वो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है जो उसने डेवलप किया था। इसके अंदर 8 कॉलम्स हैं। कॉलम्स जो ऊपर से नीचे की तरफ हैं ये कॉलम ग्रुप्स कहलाते हैं और 12 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस साइड पे। ये रोज जो हैं ये पीरियड्स कहलाती हैं। तो उसके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 12 पीरियड्स थे। उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही लिखा। इसी प्रॉपर्टी को उसने यूज़ किया, मगर उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कुछ स्पेस छोड़ दी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम के बाद आपको कुछ स्पेसेस नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इंडियम के बाद आपको एक स्पेस नज़र आ रही है, कुछ यहाँ पे स्पेसेस मौजूद हैं। और ना सिर्फ उसने उन स्पेसेस को छोड़ा बल्कि उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रेडिक्ट किया और उनके एटॉमिक मास को भी प्रेडिक्ट किया। जैसे यहाँ पे देखें, एक एलिमेंट जो है ये अनडिस्कवर्ड है अभी तक, मगर इसकी जो है वो इसका एटॉमिक मास जो है उसने डिस्कवर किया। उसने बताया जी कि इसका एटॉमिक मास सीम्स टू बी 72।
उसके प्रोडक्ट टेबल से हमें बहुत से एडवांटेज मिले। नंबर एक, हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान लिंक को ढूंढने के कुछ काबिल हो गए कि किस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा तब्दील होती जाती हैं। इसके अलावा हमें अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में मालूमात मिली कि देयर येट सम एलिमेंट्स विच नीडेड टू बी डिस्कवर्ड, और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें एक आइडिया हो गया। उसके प्रोडक्ट टेबल से के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी थे, कुछ खामियां भी थीं। उन खामियों में एक ये थी कि इसके प्रोडक्ट टेबल के अंदर मिसफिट पेयर्स मौजूद थे। मिसफिट पेयर्स का मतलब ये है कि जिस एलिमेंट को जिस जगह पे अरेंज होना चाहिए था वहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि दूसरी साइड पे लिखा हुआ था। दूसरे नंबर पे इसके प्रोडक्ट टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस मौजूद नहीं थी। हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप्स हैं, इसी तरीके से उसके प्रोडक्ट टेबल के अंदर नोबल गैसेस के लिए कोई स्पेस अवेलेबल नहीं थी। नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई और उनको इसके प्रोडक्ट टेबल में 1 ग्रुप से पहले 0 ग्रुप पे प्लेस कर दिया गया, इसलिए नोबल गैसेस को हम 0 ग्रुप गैसेस भी कहते हैं। तो हम उस वक्त इसके प्रोडक्ट टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई पोजीशन मौजूद नहीं थी। नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठे किए हुए थे। मसलन यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ आप देख सकते हैं कॉपर, रुबीडियम, सिल्वर, ये जो हैं सॉरी कॉपर और सिल्वर, रुबीडियम तो नॉर्मल एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये भी इसके साथ प्लेस किए हुए हैं। सेकंड ग्रुप में आप देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम नॉर्मल एलिमेंट है, उनके साथ जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को भी प्लेस किया हुआ है। तो नॉर्मल और ट्रांजिशन मेटल्स के दरमियान कोई डिफ्रेंसिएशन मौजूद नहीं थी। ब्लॉक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसके प्रोडक्ट टेबल को एक रॉ प्रोडक्ट टेबल कहा जा सकता है। ये ऐसा प्रोडक्ट टेबल जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके ऊपर बेस करते हुए हम मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाने में कामयाब हुए। इसके प्रोडक्ट टेबल के अंदर डिफेक्ट्स भी थे। इसके प्रोडक्ट टेबल में हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स भी की, और ये इंप्रूवमेंट्स जो हैं तब हुई जब मोज़ले का काम सामने आया, जिसमें उसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। इस एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमने प्रोडक्ट टेबल को रीड्रॉ किया, रीअरेंज किया, और मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल वजूद में आया, जहाँ पे ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज जो इसके प्रोडक्ट टेबल में एग्जिस्ट करती थी वो दूर हो गई। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा वो ये था कि नंबर 1, प्रियोडिक टेबल जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में कुछ बातें पढ़ी। इसमें से कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर डोब्रेनर का ट्राइड्स के हवाले से पूछा जाता है कि डोब्रेनर ट्राइड्स क्या हैं, और उसके साथ ये एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई नहीं है, मगर आप ये एग्जाम्पल यहाँ से कोट कर सकते हैं। इस तरह न्यूलैंड का जो ऑक्टेव है या न्यूलैंड ने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है अमूमन और ख़ासा अहम है, वो है मेंडलीव्स के प्रोडक्ट टेबल, उसकी प्रोडक्ट लॉ, उसके डिफेक्ट्स और उसकी इम्प्रूवमेंट्स। तो इसके अंदर जो है ये पेज नंबर 2 के ऊपर बेटे वो पूरा डिटेल से लिखा हुआ मौजूद है। आप इस लेक्चर की रहनुमाई लेते हुए और वहाँ से बुक को स्टडी करते हुए इसको जो है तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।